निकालिए सारे क्वेश्चंस को, पहले आंसर मैच करिए, फिर हम लोग आज नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। सबसे पहले जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें ये वाले थे, आंसर मैच कर गया, देख लो। कैलकुलेट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ हाइपोथेटिकल सॉल्वेंट ऑफ मोलर मास 40 एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। आ गया 30 सभी का? सभी का नहीं बनाया? बनाया नहीं? नहीं कैसे आएगा, बनाया नहीं हो तुम लोगों का? आया नहीं? बनाया नहीं? आया क्या? आ गया आप लोग? आ गया? क्यों नहीं आएगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा, आरएलवीपी नहीं, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो गया? पी नॉट ए माइनस पी ना, पी नॉट ए माइनस पी, ये हो गया हमारा लोअरिंग। ओरिजिनल में जो प्योर लिक्विड में जो भी होगा उसका, और माइनस जब सॉल्यूशन उसमें कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड होगा, क्योंकि लोअर हो गया तो हम लोग नॉर्मली मानेंगे कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, लिख भी दिया गया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। हालांकि वोलाटाइल सॉल्यूट के केस में भी लोअरिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये हमने पढ़ाया आपको, क्योंकि जो पी एवरेज होती है वो अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल है तो दोनों के पी नॉट के बीच में वैल्यू होती है, एग्जैक्ट बीच में नहीं, उसके हम मीन नहीं बोलते, मतलब बीच में रहेगी। तो मोलर मास दी हुई है और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो गया पॉइंट? 760, तो 760 पी नॉट की वैल्यू मालूम है, एक्स भी निकालनी है, मोलर मास भी मालूम है, हो गया, तो आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? कहीं कैलकुलेशन में आपने गलती किया होगा। चलिए नेक्स्ट आ गया 0.8 कि 0.2 आ गया? 2 आया। पूछा किसका जा रहा है ये तो गौर करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा जा रहा है, जो 0.2 आया होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आया होगा। देखो यही सिचुएशन है, हमारा लिक्विड जो कुछ भी है पी नॉट ए, ठीक है, इसी लिक्विड में दो चीजें ऐड करी गई है। पहला केस में सॉल्यूट ऐड किया 0.1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के साथ, तो सॉल्यूशन मेरा जो बनेगा वो पी ए, और एलवीपी कितनी दे दी गई? 10, तो एलवीपी को क्या लिखा? पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल्स टू 10 हो गई। और दूसरे सिचुएशन में जो सॉल्यूट ऐड करी गई इस बार पी ओ, ये पी ए और ये पी ए सेम है या अलग अलग? अलग अलग है, लेकिन पी नॉट ए दोनों जगह क्या है? सेम, तो आप इसको पी ए 1 भी कर सकते हो, पी ए 2 भी कर सकते, ऐसे कर दिया। तो एलवीपी जो इस बार दी गई है वो पी नॉट ए माइनस पी ए 2, एलवीपी यही होती है ना। तो एलवीपी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं फॉर्मूला? एलवीपी, आरएलवीपी क्या होती है? एक्सबी, तो एलवीपी क्या हो गई? पी नॉट ए इंटू एक्स बी ना, अरे नहीं वी, एलवीपी हो गई पी नॉट ए इंटू एक्स बी। बोलो, पी नॉट ए तो कांस्टेंट है, तो अब फर्स्ट सिचुएशन में क्या लगाओगे? एलवीपी इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी, कितनी है? 0.1। अब ये वैल्यू कितनी दी गई है? 10, पी नॉट ए इंटू 0.1, इसीलिए पी नॉट ए कितनी आ गई? 100 आ गई ना। सेकेंड सिचुएशन में क्या हो गया? एलवीपी कितनी दी गई? 20, तो फिर से पी नॉट ए इंटू एक्स बी, सेकेंड सिचुएशन वाली ने एक्स बी, तो ये कितनी दी गई बेटा? 20 इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी। पी नॉट ए कितनी हो गई? 100, यहां रख दू 100 क्योंकि वो तो फिक्स होगी, तो इस तरह से एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो गई? 20/100, 0.2। आपसे एक्स ए ना पूछा गया, तो एक्स ए इक्वल्स टू 0.8 बनेगा। थोड़ा सा वेट करोगे, सोचोगे प्रोसेस कैसे होगा तो बनेगा ही बनेगा। आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Vapor pressure of a solution of non-volatile solute B in a solvent A is 95% of the vapor pressure of the solvent at the same temperature. If the molecular weight of solvent is 0.3 times of molecular weight of solute, then find the weight ratio of solvent to solute. आ गया? ठीक है. किसका नहीं आया? ट्राई करे? ट्राई नहीं किया तुम लोग? आपका आ गया? नहीं देखे होंगे अभी, बहुत लंबे टाइम से गए. कहाँ गए थे? घर. क्या बनाना? हाथ लगानी क्या? चलो. Vapor pressure of a solution of non-volatile solute B in a solvent A is 90% of the vapor pressure of solvent. देखो परसेंटेज में, तो परसेंटेज में तो 100 लेके हम काम कर सकते हैं या नॉर्मल भी लेके काम कर सकते हैं. वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन है किसकी? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की. सॉल्वेंट ए में 90% ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर. क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि जो मेरा P0A है, अब इसमें क्या ऐड हुआ? लिक्विड है, प्योर लिक्विड. लिक्विड का नाम क्या है? ए या बी? ए. इसमें आपने कुछ क्या ऐड किया? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट NVS. बी ना ऐड करने के बाद जो PA है, PA हो गया. तो जो मेरा PA बन गया, ये अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? ये 90% है. तो ये 90% है, 95 इंटू P0A बाय 100 ना. ठीक है. तो इसको अगर मैं देखता हूं आगे, इसको मैं 100 मान ले रहा हूं. तो अगर मैंने ये 100 ले लिया तो ये कितनी हो गई? 95. ठीक है. अब आगे कह रहा है इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 0.3 टाइम्स. यहां पर एक हिंट क्या दी गई है? मोलर मास जो है किसकी? सॉल्वेंट बी की. सॉल्वेंट ए ना. If the molecular weight of solvent is 0.3 times of molecular weight of किसकी? Solute की. Then find the weight ratio of solvent to solute. कहां पे weight ratio निकालनी है? इसी में ना. W solvent to solute. WA is to क्या निकालनी है? WB. तो WA by WB निकालनी है. तो ये कहां से आएगा? मोल से आएगा या मोल फ्रैक्शन से आएगा. तो RLVP पता चल रहा है कितने की है, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है. तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, केस ऑफ क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. तो बेटा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के केस में क्या लगाओगे? RLVP ना. तो RLVP इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. RLVP मतलब क्या होगी? पहले लोअरिंग निकालो. RLVP किसे बोलते हो? LVP अब बाय P0A, इसी को बोलते हो ना जी. इक्वल्स टू XB. LVP कितने की है? 5 की. लोअरिंग कितने की है? 5 की. ओरिजिनल कितना था? 100. क्योंकि यहां परसेंटेज है इसलिए वैल्यू ले सकता हूं 100. पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं थी, वहां एग्जैक्ट वैल्यू थी, तो आप 100 नहीं ले सकते. तो 5/100 इक्वल्स टू, अब XB को क्या लिखी जा सकती है? NB बाय Na प्लस NB. बोलो, ये लिखी जा सकती है. अब इसे एक टर्म में कन्वर्ट करी जा सकती है. बोलो, 5/100 1/20 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? वेट बाय मोलर मास. तो W ऑफ B अब बाय मोलर मास MB ना, डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया? W ऑफ A बाय MA प्लस W ऑफ B बाय MB. बोलो, अब फिर से कौन सी चीज के बारे में रिलेशनशिप मालूम है? A के बारे में, M के बारे में मोलर मास में मालूम है. तो क्या कर दोगे? किसी A को एक यूनिफॉर्म कर लो ताकि एक टर्म क्या कैंसिल हो जाएगी. तो बोलो क्या हो जाएगी? WB बाय, मान लो मैंने MB छोड़ दिया, डिवाइडेड बाय WA बाय
तो Ma क्या हो गई 0.3 MB, नहीं हो गई, और प्लस फिर WB बाय MB, तो यहां से कौन कैंसल हो गया, WB ना, सॉरी MB ना, MB कैंसल हो गई, ठीक है। हाँ क्यों, अभी क्यों कैंसिल नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, वहां से 1/MB निकाला कॉमन, यहां से 1/MB कॉमन निकाला, तो MB हो गई कैंसिल। तो क्या आ गया, ये अपने आप आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। अब रेशियो तो मालूम हो जाएगी, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, W वेट रेशियो ऑफ सॉल्वेंट A इज टू WB। अब ये सॉल्व कीजिए, अपने आप क्या आ जाएगा 5.7:1, किसका आया है, ठीक है। अब कर सकते हैं आप, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गया सभी का, नेक्स्ट आ गया क्या, ऑल द वाटर इन 0.2 मोलर, आया किसी का, आपका आ गया, आ गया आप लोग का भी, ऑल द वाटर, क्या छूट गया, एक क्वेश्चन मिस कर गया, तो ये तो बोल दिया आप लोगों ने कि हो गया, आ गया ना आंसर, ठीक। ऑल द वाटर इन 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl was evaporated and 0.15 mole of NaCl was thus obtained. Sorry. All the water in 0.2 molar solution of NaCl was evaporated and 0.15 mole of NaCl was thus obtained. तो सॉल्यूट का मोल मालूम है, सॉल्यूट का मोल मालूम है ना, व्हाट वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सैंपल, क्या दिक्कत है छोटू, हमारा NaCl प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन, अब ये इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 0.2, इसको इवेपोरेशन कराया गया, तो इवेपोरेशन में क्या निकल जाएगा, वाटर, लॉस ऑफ वाटर, चलो लॉस ऑफ वाटर हो गया। अब इससे कहा जा रहा है कि 0.15 मोल ऑफ NaCl वाज thus obtained, तो NaCl कितनी हो गई 0.15 मोल, तो NaCl ना बढ़ेगा ना घटेगा सॉल्यूट, इसका मतलब यहां भी मोल्स ऑफ NaCl कितनी है, सेम है 0.15, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या हो गई, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है व्हाट वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सैंपल, तो मोलैरिटी क्या हो गई हमारी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों नहीं बनाइए क्वेश्चन छोटू, है कुछ भी, मुझे लगा कुछ था आगे, तो सॉल्व करने से पहले समाप्त हो गया। V इक्वल्स टू 0.15/0.20 ना, 15/20, 3/4 लीटर ना, ml में कितनी हो गई, हम भी थोड़ा सीरियस ले रहे थे, है कुछ भी पूछ दिया, दिन खड़ा हो गया, अच्छी हाँ क्यों, आंसर मैच भी हो गया, कर दिया ना, नहीं अब आगे इसमें क्या बोलना, चलो नेक्स्ट, सही है दिव्या 0.96, हाँ नेक्स्ट, calculate the mole fraction of toluene in vapor phase in equilibrium with a solution of benzene and toluene having a mole fraction of 0.5, आ गया 0.66, क्या ये नहीं आया, किसी का नहीं, उठना पड़ेगा,
चल, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन देते हैं कि क्वेश्चन बनाओगे तो क्लैरिटी बढ़ेगी, तब पता चलेगा कि फंसना कहां होता। क्या क्या बोला रे? अच्छा, बनेगा तब ना। दिक्कत क्या होती है ना, तुम लोग आगे बढ़ते हो ना तो ये मानते हो, देखो नई चीजें जब इंसान सीखता है, ये कॉमन सा एक प्रोसेस भी है, मतलब ऐसा होता है, नई चीजें जब इंसान सीखता है ना तो उस समय उसका फोकस वहां पे बढ़ता है, तो पुरानी चीजों के पीछे उसका फोकस घटने लगता है हमेशा। और पुरानी चीजों के पीछे फोकस घटेगा तो वो कॉन्सेप्ट हम भूलने लगते हैं, उसका एप्लीकेशन हम भूलने लगते हैं। जो बनाते हैं उस समय में वो टॉपिक खूब बनता है, और आगे बढ़ते जाते पीछे का गायब हो जाते जाता है। हम इसीलिए लिक्विड सॉल्यूशन में हमने क्या किया, पूरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो बहुत पहले समाप्त हो गया, उसको हम लोग 4-5 क्लास बाद भी आज भी कैरी ऑन कर रहे हैं कि उसकी आदत आपको पड़ी रहे। नहीं तो जब एट द एंड ऑफ चैप्टर क्या करेंगे, आप हमें हमेशा दोनों वोलाटाइल वाला ही लगाते रह जाएंगे, क्योंकि लास्ट की मेजर टाइम वही चल रहा होता। तो पीछे से कैरी ऑन करना बहुत जरूरी होता है। और बनेगा, ये हार जीत उठापटक बनना ना बनना ये लगा रहता है, ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इसी सब में हमें प्रैक्टिस को जारी रखनी पड़ेगी। तो नहीं बनने और बनने के बीच में जब लगातार करेंगे तो अल्टीमेटली बाद में ज्यादा बनेंगे और कम नहीं बनेंगे। प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी बेटा, इसीलिए बार बार क्वेश्चन दे रहा हूं और रेगुलर दे रहा हूं। टेस्ट भी अब अगले दिन, कब तक नहीं दोगे टेस्ट? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इन वेपर फेज। वेपर फेज, वेपर फेज वाला कॉन्सेप्ट आ गया, समझ में आ गया होगा। टॉल्विन और बेंजीन है ना, तो ऊपर में वाई बी एंड क्या है, वाइट, और नीचे क्या है, एक्स बी एंड एक्स टी। वेपर वाले को किससे लिखते हो, वाई से, और लिक्विड वाले को किससे लिखते हो, एक्स से। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इन वेपर फेज, मतलब वाई बी वाई टी के बारे में पूछी जा रही है, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम विथ ए सॉल्यूशन, समझ रहे हो बात को, ये लिक्विड सॉल्यूशन है, और बेंजीन एंड टॉल्विन हैविंग अ मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.5। किसका किसका 0.5 है? इन इक्विलिब्रियम विथ ए सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन हैविंग अ मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब टॉल्विन का मोल, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, किसी का हो 0.5 है ना, तो दोनों की बराबर है। तो चलो, ये मालूम है 0.5, ये भी मालूम है 0.5। अब पी नॉट बी पी नॉट टी दी हुई है सेम टेम्परेचर पे, तो सबसे पहले वाई बी वाई टी निकालने के लिए क्या करना है, आप याद करें, वाई बी वाई टी निकालना है तो एक रेशियो हमने ले लिया, वो सबसे अच्छा होता था, और रेशियो होती थी पी नॉट बी एक्स बी बाई पी नॉट ए एक्स ए, या इसे एन बी या एन ए भी लिख सकते थे। बोलो, ठीक है, दोनों वोलेटाइल है, क्लियर है। अब क्या मालूम है, एक्स बी एक्स से मालूम है, एक्स बी एक्स से मालूम है, तो एक्स बी एक्स से कितनी है 0.5। अच्छा, अगर मैं यहां पे बोलूं कि पी कितनी होगी, पी पी की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ी देर के लिए मैं पूछ रहा हूं पी की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैंने बोल दिया पी कितनी होगी, दोनों का एग्जैक्ट एवरेज, क्वेश्चन करवाया इक्वल मोल्स में एग्जैक्ट एवरेज, क्योंकि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होती है, एक्स बी को 1 माइनस एक्स से लिख दो तो सॉल्व करके क्या आ जाता था, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं एग्जैक्ट ऐसे ही मैंने लिख दिया, चूंकि मोल्स फ्रैक्शन 0.5 है, तो 19 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 28 ना, ऐसे लिख दिया। वैसे फिलहाल इसकी जरूरत है नहीं, तो एक्स से एक्स भी कैंसल आउट हो गई, तो मेरा ये क्या आ गया, पी नॉट बी बाय पी नॉट ए, तो 19 बाय ए मतलब यहां कौन है, टी ना, टी है ना बेटा, तो 19 बाय कितनी आ गई 37। कहां पूछता है इस क्वेश्चन में, अरे तो आपसे पूछा जा रहा है वाई बी एंड वाई टी, वाई बी कितनी हो जाएगी 19 बाय 56, और वाई टी कितनी हो जाएगी 37 बाय 56, यही ना आएगी। तो फिर क्या दिक्कत हुआ, तो आंसर क्या,
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन पूछ रहा हूं, तो 37/56 कितना आ रहा डिवाइड करके? अच्छा वैल्यू 19 था, ओ 119 था क्वेश्चन, इसीलिए वैसे। ठीक है, बाकी इसी पे रहने दो। तो 0 पॉइंट कितनी आ गई? 6। क्वेश्चन में एक्चुअली 119 था, वो लिखने में मैंने 19 लिख दिया। ठीक है, चलो इसी पे बनाते हैं। वैसे देख लो ये वैल्यू गलत है, वैल्यू गलत है। क्यों गलत है? सही कर ही देता हूं इसको। बेंजीन की वेपर प्रेशर ज्यादा होनी चाहिए टॉल्विन से। बेंजीन इज दिस एंड टॉल्विन इज दिस, तो वेपर प्रेशर किसकी ज्यादा होगी? बॉइलिंग पॉइंट उसकी ज्यादा होगी, तो वेपर प्रेशर वैल्यू इसकी ज्यादा होगी ना। इसका मतलब पी नॉट जो बेंजीन होगी वो ग्रेटर देन होगी पी नॉट टॉल्विन से, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वहां पे क्या कर देनी है? करेक्ट कर देनी है। तभी तो मेरे दिमाग में आया 119, तो उसके अकॉर्डिंग यही हो जाएगा। 119 कर दे रहा हूं क्वेश्चन में, सही है ना छोटू? तो कितना आ गया? 119/156 एंड 156 ना, तो नीचे कितना बच जाएगा? 37/156। अब सही है? नहीं 78, 78 ना, 78 आएगा ना एवरेज। क्लियर है? बढ़े आगे, आ गया। ए सैंपल ऑफ मॉइस्ट एयर सैचुरेटेड विथ बेंजीन, क्या आया? आईडी क्वेश्चन नहीं आया? गजब हाल है यार, नहीं आया? आ गया, देखो तो इसका आ गया। लास्ट हाँ, एक क्वेश्चन N2 वाला ऐसा करवाया है, N2 प्लस वाटर का, वही टाइप का क्वेश्चन है। एक सैंपल है मॉइस्ट एयर सैचुरेटेड विथ बेंजीन, मॉइस्ट एयर सैचुरेटेड विथ बेंजीन, मतलब एयर में क्या मिला दिया गया? बेंजीन मिला दी गई। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 100 mm ऑफ Hg। तो ठीक से देखो, एयर को मॉइस्ट किया गया है, क्या मिला के? बेंजीन मिला के, और जितना ले सकता था उतने अमाउंट में सैचुरेट करने का मतलब है एयर प्लस बेंजीन। ठीक है, सैचुरेटेड का क्या मतलब है? उससे ज्यादा नहीं हो सकती है, दैट इज मैक्सिमम amount of benzene that could be absorbed by air ना। जैसे जब आप नॉर्मल मॉइस्ट एयर बोलते हैं तो उस समय में क्या होता है? एयर प्लस वाटर। यहां पर है मॉइस्ट एयर सैचुरेटेड विथ बेंजीन, इसका मतलब क्या है? एयर में बेंजीन है, एयर को मॉइस्ट किया गया किसके थ्रू? बेंजीन के थ्रू। बहुत बढ़िया। अब एक हिंट और दी हुई है, क्या दी हुई है? पी नॉट बी कितनी दी हुई है? 100 mm। पी नॉट बी दी हुई है 100 mm। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं? हैविंग प्रेशर 750 mm, ये भी मैंने लिख दिया। पी सॉल्यूशन है ना छोटू, कितनी? 750। मॉइस्ट एयर जो बेंजीन से सैचुरेट किया गया है ये, उसकी कितनी है? 750 mm। अब इस मिक्सचर को इट इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड। आइसोथर्मली वर्ड का क्या मतलब हुआ? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए कंप्रेस किया गया। तो जब आप कंप्रेस करोगे तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ना छोटू। आइसोथर्मली कंप्रेस्ड मतलब टेम्परेचर को वही रख करके वॉल्यूम को क्या कर दी गई?
कम कर दी गई। तो चलो मान लिया इस समय में वॉल्यूम कितनी थी, V ले लिया। अब वॉल्यूम घट गई, तो घट गई, लेकिन क्या कहा जा रहा है, टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। मेरा मिक्सचर तो वही है, मिक्सचर तो चेंज नहीं हुआ है ना, एयर प्लस बेंजीन अभी भी है, बोलो। लेकिन इस बार वॉल्यूम कितनी हो गई है, V/3। क्या सही है? तो अब मैं पूछ रहा हूं कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। वहां पर प्रेशर क्या होगी, पी सॉल्यूशन क्या होगी? देखिए क्वेश्चन से पता चल रहा है, इसमें दो पार्ट है। सेम क्वेश्चन कराया था N2 प्लस वाटर का, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ऐसा ही था, वो भी IIT का क्वेश्चन था। तो यहां से यहां में क्या चीजें बदलेंगी, क्या नहीं बदलेंगी, मतलब एयर बेंजीन के मिक्सचर को अगर हमने कंटेनर चेंज कराया, इस तरह का एप्लीकेशन भी खूब कराया था, एप्लीकेशन भी खूब कराया था इस तरह का। एक याद करो कंप्रेशन एक्सपेंशन का पिस्टन वाला करवाया था एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन, मजेदार एप्लीकेशन था वो। तो हम लोग पिस्टन को बार बार नीचे ऊपर जब उठा रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे, तो हमने क्या बताया था कि प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि वहां पर क्या था, लिक्विड थी नीचे, लिक्विड थी ना नीचे। तो इसमें दो चीजें हैं, एक है गैस और एक है लिक्विड, एक है गैस और एक लिक्विड। तो यहां से यहां आने में क्या बदलेंगी, क्या नहीं बदलेंगी। जो पी सॉल्यूशन है, पहले ये समझो, ये पी सॉल्यूशन दो चीजों की वजह से है, एक पी एयर बोलो, और इसी को बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और दूसरा किसकी वजह से है, वेपर प्रेशर किसकी, बेंजीन की, या इसी को क्या लिख सकते हो, P0B है। और जब ये बाद में यहां पर आया, तो यहां की जो पी सॉल्यूशन है छोटू, पी एयर फिर से आएगी, अब प्लस फिर से कौन आएगी, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। इस बार कौन चेंज होगा, पी एयर चेंज हो जाएगी, लेकिन कौन चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये जो कंप्रेशन या एक्सपेंशन है, इसका इफेक्ट किस पर जाता है, गैस पे। इसका इफेक्ट किस पर नहीं जाता है, प्रेशर में, लिक्विड पे नहीं जाता, क्योंकि लिक्विड इमीडिएटली कंप्रेशन या एक्सपेंशन से क्या करती है, खुद को एडजस्ट करती है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, और पी को इमीडिएट क्या कर लेती है, कांस्टेंट कर लेती है। क्या याद आया, पढ़ाया था मैंने, वेपर प्रेशर जो लिक्विड की होती है, वो अमाउंट कम हो या ज्यादा उस पर डिपेंड नहीं करती है, और वॉल्यूम भी कम हो या ज्यादा उस पर डिपेंड नहीं करती है। शेप, साइज, वॉल्यूम, अमाउंट किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। लिक्विड की वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती थी किस पर, टेम्परेचर पे। सिंगल एक ही फैक्टर था, या दूसरा फैक्टर के लिक्विड खुद ही बदल दो। तो सेम लिक्विड की वेपर प्रेशर नहीं बदलेगी, इसका मतलब ये यहां पर ये वाली चीजें क्या रह जाएंगी, कांस्टेंट, लेकिन ये चेंज कर जाएगी, नहीं करेगी बेटा ये चीज। तो इसको कैसे लगाओगे, P1V1 इक्वल्स टू P2V2, क्योंकि आइसोथर्मल है, T कांस्टेंट है, अमाउंट भी कांस्टेंट है गैस की, तो PV इक्वल्स टू nRT, N कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो P1V1 इक्वल्स टू P2V2। अब P1 कितनी है, आराम से गैस पे लागू किया, तो ये कितनी है पी सॉल्यूशन, 750। 750 में ये वाली पार्ट कितनी है, ये वाली पार्ट कितनी है, 100, तो ये वाली पार्ट कितनी है, 650। क्या आया समझ में आपको? तो P1 की वैल्यू कितनी हो गई, 650 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है, V रख दो, इक्वल्स टू P2 की वैल्यू निकालनी है, और V की वैल्यू V/3 हो गई। तो यहां से हमारा क्या निकल गया, क्या निकल गया, यहां से मेरी P2 निकल गई, तो P2 कितनी हो गई दोस्त, 650। अब इंटू 3 ना, कितना हो गया, 1950 ना, ये P2 हो गई। तो अब यहां पर क्या क्या पड़ जाएगा, 1950, यही ना P2 हो गई हमारी, P एयर जो है यही हमारी P2 हो गई, P एयर बराबर P2, और प्लस क्या करनी पड़ेगी, वेपर प्रेशर बेंजीन की, तो ये बेटा आ गई 1950। अब प्लस बेंजीन की कितनी कैरी ऑन होगी, 100, कितनी हो गई, 2050। बढ़िया क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्चुअल है।
ठीक है, चले अगले पे। ये क्या है? क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर नंबर 5। अच्छा, पीछे वाला, उसमें 2-3 ही था, ज्यादा नहीं था ना। कितना था? यही वाला सब है क्या? आ गया है? अच्छा, ये वाला इजी होगा सेम। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया था क्लास में, आ गया? अभी तो कह रहे थे कि नहीं बनता है सर। ये सब बन गया। यही जो सब वाला पॉइंट है, ये कब आया? कब आया? जब प्रैक्टिस करोगे तब आएगी। आगे आगे जाओगे तो पीछे वाली चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होंगी और आपका बढ़ेगा एक्यूरेसी अपने आप। आ गया? इसमें वैल्यू मैंने छोड़ दिया था कैलकुलेट करने के लिए। बोलो कितना आ रहा है? 277 आया पी नॉट ए। पी नॉट बी कितनी आई है? पी नॉट बी कितना? 628.5। समझ गए ना? चलो, पक्का ये सही है ना? नेक्स्ट आ गया 0.6 डिवाइड करके वही आ रहा है। नेक्स्ट, दो लाइन ज्यादा दिखता है। नो सर, क्या नहीं है? किसी का नहीं आया? At 90 degree Celsius, vapor pressure of pure liquids toluene and xylene are। xylene क्या होती है? xylene क्या होती है? एक CH2 और बढ़ जाएगी, होमोलोगस सीरीज, और ऐसी ही चीजें मिलके आपस में आइडियल सॉल्यूशन बनाती है। हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा, कई बार आपको डिस्कस करा है। जो आप दो वोलाटाइल लिक्विड को मर्ज करके मिला करके आप एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसमें सारे क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि अभी तक बेंजीन टॉल्विन आ रही है। ठीक है, अभी अगला टॉपिक वही ओपन होने वाला है। तो हमने आपको बोला था कि दो आइडेंटिकल पोलैरिटी नेचर वाले सब्सटेंस लगभग हम मर्ज करते हैं, जिनके पार्टिकल साइज भी क्या होने चाहिए? कॉम्पेरेबल। तभी ऐसा होगा कि दोनों को मिलाने पर वॉल्यूम में बदलाव नहीं होगी। हमने आपको बताया था, अदरवाइज प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है क्या कि दो चीजों को मिलाए और एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या हो जाए? ऐड हो जाए, क्योंकि इंटरेक्शंस स्ट्रांग भी हो सकते हैं और इंटरेक्शंस वीक भी हो सकते हैं। तो इस पर बातें आगे खुलेंगी जस्ट इसके बाद। पहले इस क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व करते हैं। तो जाइलिन और टॉल्विन में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? टॉल्विन का। बेंजीन से एक CH2 एक्स्ट्रा है किसमें? टॉल्विन में। और जाइलिन में फिर क्या है? एक और CH2 ऐड हो गए, मतलब दो मिथाइल, एक मिथाइल लगी हुई है टॉल्विन में और दो मिथाइल लगी हुई है। ठीक है, तो जाइलिन में ही आपका, सॉरी, टॉल्विन में ही आपका बेटा CH2 ऐड हुआ ना, तो आपका क्या बन गया? जाइलिन बनी। ये दोनों मिलाकर के इस तरह से क्या बन गया हमारा? एक नॉर्मल सॉल्यूशन, टॉल्विन प्लस जाइलिन, आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी कोई मतलब इससे नहीं। वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड टॉल्विन एंड जाइलिन का, तो P नॉट T 400, सही है। P नॉट X 150, सही है। फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। अब यहां से क्या बन गया? लिक्विड मिक्सचर दैट विल बॉयल एट 90 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर क्या रह गई? सेम। और बॉयल करने का मतलब है सेम टेम्परेचर है ना,
टेम्परेचर चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि बॉयल एट 90 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग का क्या मतलब होता है कि जो पी सॉल्यूशन होगी अंदर की, वो बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाती है। अरे बॉइलिंग ऑफ लिक्विड मिक्सचर है, तो बॉइलिंग का क्या मतलब पढ़ा है मैंने, क्या पढ़ा है कि अंदर का जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, वो बाहर के एटमॉस्फेयर, बाहर जो भी प्रेशर है उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगी। और अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है तो बाहर 1 atm लेते हैं, लेकिन जब हमने बॉइलिंग पॉइंट लिखा है तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज होती है। लिख दिया गया व्हेन द प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 0.5 atm, मतलब साफ कर दिया गया ये 0.5 atm। क्लियर है। सॉल्यूशन का प्रेशर, तो सॉल्यूशन का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, तो दोनों कितनी हो गई 0.5 atm। क्लियर है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर, और बॉयल वर्ड ऑलरेडी लिख दिया है तो बाहर का, इसका मतलब पी एक्सटर्नल भी इस वक्त कितनी है 0.5 atm को मैं क्या लिख सकता हूं, mm ऑफ Hg कितनी 380 mm ऑफ Hg लिख दिया, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है मेरे से, XB एंड XT, कहां दिक्कत है, बन तो गई। अब तो सब मालूम ही है, P नॉट B मालूम है, P नॉट T मालूम है, P भी मालूम है, XB XT पूछ रहा, तो P इक्वल्स टू क्या लगा लोगे, P नॉट B XB प्लस P नॉट T XT ना, बोलो। तो 1 माइनस वो वाला फॉर्मूला लगाओ ना, बोलो ना, उसी को सॉल्व करके जो लिखते हो, P नॉट B प्लस P नॉट T माइनस P नॉट B इंटू, ठीक है। तो P कितनी है 380, P नॉट B कितनी है, बेंजीन नहीं है, X है, X है ना छोटू, अरे X है ना, X और T, बेंजीन B लिख दिया था, सॉरी, X होगी ना, ठीक है। तो P नॉट X कितनी है 150, P नॉट T कितनी है 400 माइनस 150 250 ना, इंटू कितनी XT, तो कितनी हो गई XT इक्वल्स टू ये 230 ना, अरे ये कितनी आ गई ऊपर में 230, 230 डिवाइडेड बाय कितनी हो गई 250 इक्वल्स टू 23/25, 23/25 0.8 ही आएगा, सेम आएगा 23/25 0.9, अच्छा 0.92 है, तो आंसर गलत लिखा होगा 0.92, XT 0.92, X कितनी 0.08, वो 0.8 लिख दिया होगा गलती से, ठीक है। कोई डाउट, पूछना छुट्टी, लग रहा है कुछ सोच रही हो, ठीक है ना। प्योर टॉल्विन और जैलिन दोनों का वेपर प्रेशर दे रखा P नॉट के फॉर्म। अब ये एक लिक्विड मिक्सचर बना रहा है जो कि बॉयल करेगा सेम टेम्परेचर पर, और प्रेशर जो होगा मिक्सचर की वो 0.5 atm, तो बॉयल करने का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं है ये, NBP नहीं लिखा हुआ कहीं, बॉइलिंग लिखी भी है, तो इसका मतलब P एक्सटर्नल भी इस वक्त कितनी होगी 0.5 होगी, 0.5 का मतलब 380।
अब आप देख सकते हैं जो 380 है इन दोनों के क्या है, क्लोज। हमने आपको ये भी सिखाया चेक करने के लिए अगर थोड़ा भी डाउट हो, 380 काफी क्लोज है किसके, पी नॉट टी के। इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन होगी टॉल्विन की लिक्विड में वो काफी ज्यादा होगी, तो काफी ज्यादा दिखनी भी चाहिए, इससे काफी डिस्टेंस पे है वो। क्लियर हो गया? अब तो नहीं है क्वेश्चन, यही था लास्ट सेट। अब हम लोग बढ़े किसमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो नया टॉपिक अब इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक्चुअली आइडियल सॉल्यूशन कहीं से एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो होते हैं ये सारे सॉल्यूशन नॉन आइडियल। फिर भी आइडियल हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग पहले बात करें। देखिए, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मुझे ये सीखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और साथ में सीखनी होगी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। गैसियस स्टेट में भी मोर और लेस चीजें ऐसी ही होती है। जब आप सारे लॉज सीख के पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पर ताबड़तोड़ खूब सारा क्वेश्चन पढ़ते हैं और पीक पर पहुंचते हैं, तब आपको यकीन होता है, समझाया जाता है कि प्रैक्टिकली ऐसा कोई गैस है ही नहीं जो सारे टेम्परेचर पर और प्रेशर पर क्या कर दे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करे। कोई भी गैस एक लिमिटेड सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पर ही क्या करती है, वो आइडियली बिहेव कर पाती है, हार्डली, वो भी हार्डली। तो उसी तरीके से जब आप गैस की जगह लिक्विड लेके हम लोग आते हैं और लिक्विड पर बातें करते हैं, तो यहां भी चीजें उसी तरीके से काम करती हैं। तो पहले हम समझते हैं कि हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा वहां पे कोई आइडियल या नॉन आइडियल वर्ड ही यूज नहीं करा है, सीधा सॉल्यूशन पढ़ा है। तो हमने इस चीज को कई बार पीछे से आपको समझाने का कोशिश हमने करा है, क्या कि प्रैक्टिकली जब दो चीजों को मिलाते हैं तो या तो वॉल्यूम बढ़ेगी या वॉल्यूम घटेगी। वॉल्यूम एग्जैक्ट इक्वल हो जाए ये पॉसिबल लगभग नहीं हो सकती है, लगभग ये नामुमकिन है, क्योंकि सॉल्यूशन का बनना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सॉल्यूशन का बनना एक, और अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रही है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होगा उस प्रोसेस का। प्रोसेस की डेल्टा जी क्या होगी, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब कुछ तो डिफर किया है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए हैं, जो डेल्टा जी आखिर नेगेटिव क्यों। पॉइंट एक ही है, सॉल्यूशन का बनना कैसा प्रोसेस है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसीलिए अपने को समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो अब तक सॉल्यूशन लिया है वो कैसा लिया है, और आगे जब चैप्टर समाप्त हो जाए, किसी और चैप्टर में हम एंटर कर जाए, तो सडन ऑल ऑफ सडन जब क्वेश्चन आए तो कहीं मैं ये भूल तो ना जाऊं कि भाई प्रैक्टिकली सॉल्यूशन कैसे होते हैं और आइडियली कैसे होते हैं। तो चलो पहले मैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन से समझा रहा हूं आपको, फिर धीरे धीरे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे आएंगे। आइए, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, यदि हमारा एक लिक्विड है ए, और बेटा इसमें हमने ऐड किया दूसरे लिक्विड बी को, ये प्योर लिक्विड है ए और ये प्योर लिक्विड है बी, तो प्रैक्टिकल सी बात है, ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वेपर है और ये लिक्विड है, और यहां पर हमारे पास बी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद कंटेनर अब की बड़ी हो गई। अब यहां पर ए बी आ गया, मतलब ए और बी दोनों आ गए ना, ये लिक्विड मिक्सचर है ए प्लस बी की, फिर से ये लिक्विड है और ये वेपर है। तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, पहली बात
हमने जो अभी आपको पढ़ाया ये फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस है। कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। सबसे पहला पॉइंट मैं यही लिख रहा हूं, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है, अपने आप मिक्स हुई है ना, मतलब मैंने बस डाल दिया और वो अच्छे से मिल गया, तो अपने आप हुई। और ये जो बना ये कैसा बना? होमोजेनस या हेट्रोजेनस? होमोजेनस मिक्सचर तैयार हुई। अच्छे से सीखते जाइए स्टेप। तो मैंने बोला अच्छे से मिसिबल हो गया। होमोजेनस बनने का मतलब है यूनिफॉर्म है, इंटरेक्शंस यूनिफॉर्म है। होमोजेनस मतलब का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म। ए बी इंटरेक्शंस, ए और बी के बीच के इंटरेक्शंस क्या है? यूनिफॉर्म। तो ये प्रोसेस कैसी हो गई? डेल्टा जी इस प्रोसेस के अपॉन मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। सही है? बोलो। अब ये बना कैसे होगा? यहां पर सबसे पहले ए और ए के बीच जो इंटरेक्शन होगी, ये इंटरेक्शन टूटेगी ना छोटू? बोलो। ए इंटरेक्शन, इंटरेक्शंस ब्रोकन। इसी तरीके से बी और बी की भी आपस की इंटरेक्शन क्या होगी? टूटेगी। बी बी इंटरेक्शन, ये भी टूट गई। क्या इंटरेक्शन अपने आप टूटेगी या इंटरेक्शन टूटने में एनर्जी देनी होती? एनर्जी देनी होती। तो इसका मतलब यहां पर क्या है? हीट रिक्वायर्ड। बोलो। हीट रिक्वायर्ड, देनी पड़ेगी ना एनर्जी। यहां पर भी क्या होगी? हीट रिक्वायर्ड, एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। हालांकि ऐसा कुछ हमने किया नहीं, लेकिन देनी होगी ना, थियोरेटिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन को अगर पढ़ा जाए। और यहां पर एक होमोजेनस मिक्सचर बनी है, तो इसका मतलब हीट रिलीज्ड नहीं जी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कौन सी इंटरेक्शन? ए बी इंटरेक्शन। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए बी इंटरेक्शन। बोलो बेटा, कोई दिक्कत है? आ जाइए। अब यहीं पर पॉइंट है, इसका वॉल्यूम हमने जो कुछ भी लिखा, मान लीजिए V लिखा, V1, इसका वॉल्यूम हमने V2 लिखा। यहां भी लिख दे रहा हूं लिक्विड V1, वॉल्यूम बराबर V1। इसकी वॉल्यूम हमने क्या लिख दी? यहां V2, और इसकी वॉल्यूम हमने लिख दी V3। V1 प्लस V2 नहीं बोल लिया अभी, V3। तो इस लिक्विड के इंटरेक्शंस टूटेंगे, इसके भी इंटरेक्शंस टूटेंगे और नए इंटरेक्शन बनेंगे। तो क्या ये सॉल्यूट सॉल्वेंट के रिलेटिव नेचर पर, काउंटर नेचर पर, एक दूसरे के अगेंस्ट नेचर क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि फाइनली मेरा यहां पर हीट रिलीज होगी या नहीं होगी। मतलब पहले के रिस्पेक्ट में जो मेरा रिक्वायर्ड है उससे डेल्टा एच की मैं बात करूं, क्या उस पर डिपेंड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो मैं दो चीजों को यहां पर पकड़ने वाला हूं। पहला, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन, दैट इज डेल्टा V अपॉन मिक्सिंग। लिख भी दे रहा हूं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग। अपॉन मिक्सिंग डेल्टा V। और दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला? डेल्टा H की बात अपॉन कर रहा हूं, मिक्सिंग। दूसरा पॉइंट क्या बोला? चेंज इन हीट अपॉन मिक्सिंग। इसका क्या नाम दिया? डेल्टा H मिक्स। और इसका क्या नाम दिया? यही डिसाइड करेगा अपने सॉल्यूशन के सारी चीजों को। सुनते जाइए। सॉल्यूशन अब इस आधार पे बोले जाएंगे, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल, एक आइडियल और एक। जब आप आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब
जब आप आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे इसका मतलब हुआ किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ए इंटरेक्शन जैसी थी, बीबी इंटरेक्शन भी वैसी ही है और ए बी इंटरेक्शन भी वैसी ही। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? V1 और V2 वॉल्यूम मिल करके एड जब हुई तो V3 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो गए। तो इंटरेक्शंस में भी बदलाव नहीं हुए, इसका मतलब ना तो हीट लगी नेट और ना ही हीट रिलीज हुई। तो आइडियल सॉल्यूशन हम ऐसे को ही बोलेंगे, जो आप भी सोच के समझ सकते हो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? सर दो डिफरेंट चीजें आप मिला रहे हैं, पक्का या तो इंटरेक्शंस थोड़े स्ट्रांग हुए होंगे या इंटरेक्शंस थोड़े वीक हुए होंगे। ये डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा। दो में से एक चीजें भी होंगी, या तो आप जिस चीज में कोई एक सॉल्वेंट है जिसमें दूसरा सॉल्यूट अगर मिला रहे हैं तो हो सकता है कि सॉल्वेंट के पहले से इंटरेक्शन स्ट्रांग है, तो सॉल्यूट जाने पर इंटरेक्शन टूटा। किसका इंटरेक्शंस ब्रेक करा? सॉल्वेंट का। तो अगर सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ब्रेक करा तो वॉल्यूम फैलेगी या घटेगी? सोचो, फैलेगी। अगर सॉल्वेंट के इंटरेक्शन स्ट्रांग है और आप सॉल्यूट जबरन उसमें ऐड कर रहे हैं तो क्या होगी? बोलो। सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, उसके स्ट्रांग है किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूट के इंटरेक्शंस के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका इंटरेक्शन ब्रेक करेगा, टूट टूट के बीच में एक्यूमुलेट करेगा पोजीशन। कौन? सॉल्यूट। तो उनका वॉल्यूम क्या करेगा? एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट? एक्सपैंड। कॉन्ट्रैक्ट कब करेगी? जब और दोनों के बीच जबरदस्त इंटरेक्शन बढ़ेगी। सॉल्वेंट ऐसी थी कि सॉल्यूट को ऐड किया तो नया इंटरेक्शन जो बना वो स्ट्रांग हो गया, तो क्या हो जाएगी? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ऐसे सोचो, पानी में एथेनॉल को ले जाके मिला दिया। पानी में क्या मिलाया? एथेनॉल को मिलाया। तो पानी में अगर मैंने एथेनॉल मिलाया तो पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से क्या है? स्ट्रांग। और एथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि उसके पास नॉन पोलर पार्ट है, इथाइल। तो जब ये वहां जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा? एक्सपैंड कर जाएगा। वॉल्यूम क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। क्लियर हुआ अच्छे से? अगर पानी में HCl मिलाया तो HCl एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? तो बेटा जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड HCl जाएगी वाटर में, आयोनाइज हो जाएगी इमीडिएट। अभी पिछला टॉपिक इनऑर्गेनिक में आपने सीखा, किसमें आयोनाइज हो जाएगी? H प्लस प्लस Cl माइनस। अब H प्लस आयन है और Cl माइनस भी क्या है? तो आपने क्या क्या सुना है? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगी या ये आयन वाली फोर्स स्ट्रांग होगी? आयन वाली फोर्स स्ट्रांग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है और आयन में तो एग्जैक्ट प्लस या माइनस है। तो अगर किसी स्ट्रांग एसिड को पानी में डाल दिया तो इंटरेक्शन क्या हो जाएगी? स्ट्रांग। अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी तो जितने वॉल्यूम में पानी थी, मतलब जब ये ऐड किया तो दोनों का वॉल्यूम जोड़ के नेट वॉल्यूम क्या कर जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्लियर हुआ? इसका मतलब प्रैक्टिकली यही होना। तो आइडियली क्या है? आइडियली वो है जो हमने अब तक पढ़ा है। क्या पढ़ा है? वॉल्यूम में चेंज नहीं होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, और हीट में भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन या ब्रेकिंग नेट प्रोसेस नहीं होगी, तो डेल्टा H मिक्सिंग जीरो। लेकिन प्रैक्टिकली जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो आइडियल होंगे कि नॉन आइडियल होंगे? नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल में ये दोनों चीजें जीरो होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी। डिपेंड करेगा टूटा है या बना है। इसीलिए अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होंगे, एक वॉल्यूम बढ़ने वाला और एक वॉल्यूम घटने वाला, और आइडियल एक तरह के अकेले हो गए जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया अच्छे से? तो आ जाओ, क्या लिख रहा हूं ध्यान से। 10 ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेल्टा H मिक्सिंग एंड डेल्टा V मिक्सिंग, liquid solutions are classified as
इसको क्लासिफाई किया ऐसे, एक क्या बोल दिया, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा बोला बेटा हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छे से आते, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ए इंटरेक्शन इक्वल्स टू क्या हो गई, बी इंटरेक्शन, और इक्वल्स टू ए बी इंटरेक्शन। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेक्शंस प्योर कंपोनेंट्स के इंटरेक्टिव स्ट्रेंथ और इंटरेक्टिव स्ट्रेंथ लिक्विड मिक्सचर के सेम है। तो अपॉन मिक्सिंग नो चेंज इन वॉल्यूम, बोलो, और इसको क्या बोलोगे, V3 इक्वल्स टू V1 प्लस, और इसी को क्या बोलोगे बेटा, डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल्स टू क्या हो गई, 0। कोई दिक्कत? इसी तरीके से डेल्टा H मिक्सिंग भी क्या हो गई, 0। और एक्चुअली इसी आधार पे ही डिसाइड करनी है मुझे। अब यहां पे मैंने क्या पॉइंट बोला, नॉन आइडियल के केस में जो मेरा सॉल्यूट मतलब ए इंटरेक्शन है, ये बीबी इंटरेक्शन से क्या है, डिफरेंट है, और ये एबी इंटरेक्शन से क्या है, डिफरेंट। क्या है? तो यहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग बढ़ भी सकती है और डेल्टा एच मिक्सिंग घट भी सकती है। डेल्टा एच मतलब चेंज इन वॉल्यूम, और इसी को क्या बोलोगे, डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव हो गई और डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव हो गई। क्या आया समझ में? डेल्टा एच लिखा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ऊपर V लिखा है तो पहले V वाले को लिख देता हूं, H वाले को नीचे लिख देता हूं, थोड़ा कंपैरिजन बना रहे। ठीक से यहां पे क्या लिखोगे, डेल्टा V मिक्सिंग, यहां भी ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है और डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन भी, मतलब वॉल्यूम, बोलो ये वाली क्या हुई, एक्सपेंशन की कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन ना, वॉल्यूम बढ़ गई, और ये वाली क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा एक्सपेंशन कब होगी, एबी इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो गई या वीक हो गई, वीक हो गई ना, और कॉन्ट्रैक्शन कब होगी, जब एबी इंट्रैक्शन। क्या आपको समझ में आ गया? क्लियर है? तो वॉल्यूम उस केस में क्या हो जाएगी, कम, अगर कॉन्ट्रैक्शन हुई, एबी इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, और इस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो और इसको क्या बोल सकते हो फिर, दैट इज डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव या नेगेटिव, और डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव या नेगेटिव। तो दो सिचुएशन आया, एक सिचुएशन किस चीज की आ गई, डेल्टा वी की, और एक सिचुएशन डेल्टा एच पर बातें हुई। क्या छोटू? अच्छा लास्ट वाले में, यहां ना, अच्छा ये ना, सॉरी, ठीक है, ये वाली सॉल्यूशन आइडियल और वो वाली नॉन आइडियल। बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन में कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z बराबर 1 होती है। सुना आपने कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, गैसीय स्टेट में पढ़ा होगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या है, 1 होती है अगर एक लाइन में बोलनी है तो, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में Z की वैल्यू 1 नहीं होगी।
अगर बहुत शॉर्ट में बोलना है, आइडियल नॉन आइडियल को डिफरेंशिएट करना है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z गैस के लिए आप डिफाइन करते हैं ना, तो Z इक्वल्स टू 1 है आइडियल के केस में, और नॉन आइडियल के केस में क्या है। तो अब मैं 2 लाइन पहले आइडियल का लिख लूं, फिर नॉन आइडियल का लिखूं। ये आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा एक लाइन और लिख दो, बता दो क्या लिखोगे एग्जाम्पल उस केस में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इंटरेक्शन को क्या होनी है, कमजोर, तो इंटरेक्शन टूटनी चाहिए। तो आप एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, वाटर में क्या जोड़ दिया, इथेनॉल, और एक सॉल्यूशन तैयार किया। कोई दिक्कत है बोलो। और यहां पे बोलो क्या कर दिया, वाटर में क्या जोड़ दिया, वाटर में HCl ना, एसिड जोड़ दिया और एक सॉल्यूशन तैयार, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया। मतलब वहां कुछ नए टाइप्स के बॉन्ड बनेंगे, और यहां पर बॉन्ड कुछ क्या होगा, ब्रेक करेगा ओवरऑल। आपने सुना होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन सुना है, बस वही चीज है। अब अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं, P सॉल्यूशन इक्वल्स टू PA प्लस PB, P सॉल्यूशन इक्वल्स टू, मतलब सबको ऐड कर दिया आपने। तो इस लॉ को आपने क्या बोला, रॉल्स लॉ, यही ना बोला। इसका मतलब है रॉल्स लॉ किस पे लागू होती है, ये तो हमने शुरू से ही लिखाया भी है आपको। तो यहां पर रॉल्स लॉ एप्लीकेबल है और यहां रॉल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं। अगर आप रॉल्स लॉ लगा के प्रेशर निकालेंगे सॉल्यूशन का, तो या तो प्रेशर उससे ज्यादा आ जाएगी या प्रेशर उससे कम आ जाएगी। कौन प्रेशर, फॉर्मूला वाला या फिर ऑब्जर्व्ड वाला, ऑब्जर्व वाला। फॉर्मूला तो आप निकाल देंगे, P0AX प्लस P0BX भी, लेकिन यहां पर ऑब्जर्व वाली प्रेशर या तो ज्यादा हो जाएगी या, डिपेंड किस पे करेगी कि इंटरेक्शन स्ट्रांग हुई है या कमजोर हुई है। अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई तो सोचो प्रेशर बढ़ जाएगी या घट जाएगी, सोचो सोचो। अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई, प्रेशर बढ़ जाएगी या घट जाएगी, घट जाएगी। इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वेपर बनने की प्रोसेस पुअर हो गई। इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो इंटरेक्शन जब स्ट्रांग हो जाएगा तो वेपराइजेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, पुअर हो जाएगी ना वो। तो वेपर प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। तो अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो वेपर प्रेशर घट जाएगी, अगर इंटरेक्शन वीक हो गया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी। क्या आया समझ में, फिर से देख लो। अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई तो वेपर प्रेशर घट जाएगी, घट जाएगी ना। वेपर प्रेशर घटने का मतलब क्या हुआ, फिर से सोचो एक बार। वेपर प्रेशर घटने का मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। वेपर प्रेशर घटने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर लाने के लिए अब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो ये सब हम लोग इसमें सुलझाएंगे धीरे धीरे, एक बार में उलझते हैं। तो पहले एक बार आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग 2 लाइन 4 लाइन इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर आएंगे नॉन आइडियल पर। आज आइडियल सॉल्यूशंस, इनके बारे में अब चीजें स्पष्ट हैं। पहले तो हमने बोला, ये पॉइंट आपको लिखना होगा कि जनरली नो एनी liquid solution is ideal at all values of क्या क्या जी, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की सारी वैल्यू के लिए कोई भी ऐसा
नहीं है क्या सॉल्यूशन की वो क्या रह जाए, आइडियल। सारे टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन के लिए आइडियल पॉसिबल होना संभव नहीं। फिर भी however liquids of comparable particle size and polarity behavior are assumed to be able to form कैसे सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया यही वाली पॉइंट। पहले तो कोई भी सॉल्यूशन प्रैक्टिकली आइडियल नहीं है, वहां प्रैक्टिकली जोड़ भी देता हूं, कोई भी सॉल्यूशन प्रैक्टिकली आइडियल नहीं है एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन वैल्यूज, आइडियल नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा हमने बोला कि फिर भी आइडियल फॉर्म कर सकते हैं दो लिक्विड्स यदि उनके आपस के पार्टिकल साइजेस क्या हो, कंपैरेबल हो, और पोलर बिहेवियर भी, पोलैरिटी बिहेवियर भी क्या हो, कंपैरेबल हो, सेम हो, सिमिलर हो। कहने का क्या मतलब है, जैसे एग्जांपल मिथेनॉल प्लस इथेनॉल पढ़ाया था। पार्टिकल साइज कंपैरेबल होने के लिए सिर्फ एक CH2 होमोलोगस होनी चाहिए, इसीलिए ये आइडियल मिक्सचर फॉर्म करे पार्टिकल साइज कंपैरेबल होने के लिए। बस होमोलॉग्स होने चाहिए, मतलब उसी सीरीज का अगला मेंबर होना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक में है तो CH2 ग्रुप से वैरी करनी चाहिए, और अगर इनऑर्गेनिक में है तो पीरियड नंबर स्विच करनी चाहिए। इनऑर्गेनिक वाला भी लिख रहा हूं, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड क्या लेनी पड़ेगी, Br लेनी पड़ेगी। क्या आया समझ में? ठीक। अगर मैंने लिया बेंजीन तो मुझे क्या लेनी पड़ेगी, टॉल्वीन। अगर मैंने लिया टॉल्वीन तो क्या लेनी पड़ेगी, जाइलीन। अगर मैंने लिया C2H4Br2 तो मुझे क्या लेनी पड़ेगी, C2H4I2। क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं क्या नहीं ले सकता हूं छोटू, मैं नहीं ले सकता हूं C2H5Cl प्लस C2H5I। क्या आया समझ में? अरे आया समझ में? ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? क्यों? होमोलॉग्स नहीं है। अगर इनऑर्गेनिक में है तो एक पीरियड चेंज करके आने चाहिए, अगर ऑर्गेनिक मेंबर्स है तो होमोलॉग्स होने चाहिए। ये एग्जाम्पल नहीं हो सकता है बेटा कि मैंने बेंजीन में क्या मिला दिया, जाइलीन। ये एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि मैंने मेथनॉल में क्या मिला दिया, ब्यूटेनॉल या ग्लिसरॉल। क्या आया समझ में? ये होमोलॉग्स वाला दिखाया, कुछ अलग तरह का एग्जाम्पल एक लेके दिखा रहा हूं। एसीटोन में मैंने मिला दिया क्लोरोफॉर्म। एसीटोन में मैंने क्या मिला दिया, क्लोरोफॉर्म। क्या ये आइडियल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, कैसे मालूम की जाए, होगा या नहीं होगा? आंसर नो। देख के ही पता चल रही है दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, एज बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिली। क्या जी?
एसीटोन अलग फैमिली से बिलोंग कर रही है और क्लोरोफॉर्म अलग फैमिली से। या तो इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे या फिर इंटरेक्शन वीक हो जाएंगे। एसीटोन आप समझते हैं, CH3 और क्या लिखा O। और क्लोरोफॉर्म आप समझते हैं CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन जो 3 है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा ना। तो इनके खींचने से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। डेल्टा प्लस जब कार्बन एटम पर बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। किसकी? कार्बन की। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो ये अब ज्यादा खींच पाएगा। तो यहां पर डेल्टा प्लस की मैग्नीट्यूड होगी और ये सामने ऑक्सीजन है, डेल्टा माइनस है। आपको क्या दिखा? पहले जो इंटरेक्शन थी उससे अब इंटरेक्शन क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो गई। स्ट्रेंथेनिंग ऑफ इंटरेक्शन, स्ट्रेंथेनिंग ऑफ इंटरेक्शन। क्या क्लियर हुआ? फिर मैं इस पर अगली क्लास में एक बार दोबारा आ जाऊं। मतलब क्या हो जाएगी? डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0? लेस देन 0 ना छोटू। तो इंटरेक्शन स्ट्रांग भी हो सकते हैं, इंटरेक्शन वीक भी हो सकते हैं। तो वो देख के ही पता चलेगा कि फैमिली क्या है, डिफरेंट है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा। मतलब इथेनॉल इन वाटर वॉन्ट बी, बोलो क्या जी, एन आइडियल सॉल्यूशन। इथेनॉल वाटर में एक आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकती। आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए क्या पॉइंट बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन दस फॉलोज कौन सा लॉ? रॉल्स लॉ। एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कहां से आ गया? प्रेशर तो खुद ही है रॉल्स लॉ। कंसंट्रेशन, ठीक है। थियोरेटिकली टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के सारे वैल्यू के लिए थियोरेटिकली वो किसको फॉलो करेगा? रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। कौन सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। दैट इज क्या मुद्दा निकला बेटा? P A इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए, पी बी इक्वल्स टू P नॉट B एक्स बी, और यहां से P सॉल्यूशन इक्वल्स टू PA प्लस PB होगी। क्लियर है? और यहां से जो P थियोरेटिकल होगी यही हमारा P थियोरेटिकल हो गया। क्या आया समझ में? जो फॉर्मूले से निकलेगा वो क्या हुई? थियोरेटिकल। ये तो पढ़ाया। तो जो आपका P थियोरेटिकल आएगा बेटा वो इक्वल हो जाएगी P किसके? ऑब्जर्व्ड के। किसके इक्वल हो जाएगी? P ऑब्जर्व्ड के। तो पहला पॉइंट। अब ये P ऑब्जर्व्ड कैसे होगा? हम लोग अगली क्लास में इस पे भी बात कर लेंगे कि सर ये क्या हुआ, ये कैलकुलेटेड हाउ, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। बाकी आइडियल के लिए आप बाकी पॉइंट समझ चुके हैं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएंगी? 1। फैक्टर Z इक्वल्स टू 1। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा V मिक्सिंग क्या हो जाएगी? 0। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा H मिक्सिंग क्या हो जाएगी? 0। अब बस एक छोटा सा पॉइंट यहीं पे मैं आज एंड कर दूंगा। डेल्टा S मिक्सिंग और डेल्टा G मिक्सिंग। तो पहले डेल्टा G पर आ जाओ। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा G मिक्सिंग क्या हो? डेल्टा G मिक्सिंग 0 नहीं, नेगेटिव। क्योंकि सॉल्यूशन कोई बने, आइडियल बने या नॉन आइडियल बने, अभी तो पढ़ा है आपको,
मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है, इसलिए डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव। ऑलवेज मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस। यहीं पे आप गड़बड़ा सकते हैं। ऑलवेज हमेशा मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है, इसीलिए डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा क्या होगी, जीरो के लिए, चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, दोनों तरह के सॉल्यूशन। और एक पॉइंट है डेल्टा एस मिक्सिंग। डेल्टा एस मिक्सिंग मतलब एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगी। क्यों? एंट्रोपी हमेशा डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो पहले आपके जो सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग थे, अपॉन मिक्सिंग पार्टिकल्स की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। इसीलिए क्या पॉइंट निकलेगा, डेल्टा मिक्सिंग भी क्या होगी, पॉजिटिव। ऑलवेज हमेशा डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगी। क्यों होगी बेटा, एच नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज ऑलवेज अपॉन मिक्सिंग। क्लियर हो गया बेटा, ये हमेशा बढ़ती है जब भी आप क्या करेंगे, चीजों को मिलाएंगे, चाहे वो आइडियल बने या नॉन आइडियल। तो अगली क्लास में मैं लिखने वाला हूं आने के साथ पहले कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एस मिक्सिंग क्या रहेगी, पॉजिटिव। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या रहेगी, नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, ग्रेटर और लेस दोनों हो सकती है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, ग्रेटर और लेस दोनों हो सकती है। पी थियोरेटिकल क्या होगी, पी ऑब्जर्व्ड से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जेड की वैल्यू एक नहीं होगी, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है। तो क्या ये चीजें यहां तक क्लियर हुई? आइडियल सॉल्यूशन का दुनिया हम लोगों ने पूरा ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिस पर रॉड्स जो हम लगाते आए हैं। दो केसेस हम लोगों ने उसमें पढ़ा है, एक केस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और दूसरा केस ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या बढ़िया से ये क्लियर हो गया? तो अगली क्लास में हम लोग किस पे जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दूसरा वाला पार्ट। थैंक यू।